ऑल व्यूअर्स। मैम जी। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है, कल जो हमने देखा बाजार में मैम एक जो रिकवरी आती हुई दिखी, उस रिकवरी को हम किस नज़रिए से देखें? यहाँ पर लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बाजार जो है अपने हाई बनाने के बाद नीचे आ रहा है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे साफ तौर पे? देखिए, अभी भी अगर एक पूरा आउटलुक आप अगर समझेंगे तो ये एक मजबूत मार्केट की ही निशानी होती है कि आप ऊपर के स्तरों पर जाकर के समय बिता रहे हो। एंड बाकी जो इतनी सारी कंसर्न्स ग्लोबल मार्केट से जो हमारे पास में हैंडओवर्स मिलते हैं, एंड बार-बार अगर आप पीएम मोदी का भी नाम ले रहे हैं या फिर इंडिया का इनडायरेक्टली यू आर टेकिंग इंडियाज नेम, तो डोनाल्ड ट्रंप यानी जो यूएस प्रेसिडेंट है, उनके मुंह से अगर इंडिया का नाम किसी भी रीजन से अगर पॉजिटिवली नहीं आ रहा है, उनका कल एक स्टेटमेंट था कि माय पीएम मोदी इज माय वेरी गुड फ्रेंड बट ही हैज अ प्रॉब्लम विद मी नाउअडेज एज ही इज नॉट हैप्पी। मतलब उससे ये दिख रहा है कि जो ट्रेड देखिए, मार्केट जो है, जो बोला गया उसके साथ साथ उसके मीनिंग्स क्या हो सकते हैं, उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, उसको जज करने की कोशिश करती है और वो चीज प्राइस में दिखने लगती है, मार्केट के बिहेवियर में दिखने लगती है। तो इससे ये तो इंडिकेशन मिल रहा है कि ये जो ट्रेड डील की एक्सपेक्टेशंस हम लोग देख रहे हैं कि ये जल्दी हो जाए, उतना इजीली उतना इजीली हमारे फेवर में पूरा का पूरा हो, उसकी एक्सपेक्टेशन मार्केट को अभी कम ही लग रही है। इनफैक्ट वो हर बढ़ते दिन के साथ में रिड्यूसिंग लग रही है। तो ये एक चीज है कि जो एक्सपेक्टेशन है कि फटाफट से ट्रेड पैक्ट ट्रेड टैरिफ्स जो है ये ठीक ठाक से हट जाए, ठीक अच्छे से हो जाए, तो एक्सपेक्टेशन मार्केट में कहीं ना कहीं निराश कर रही है और ये एक सबसे बड़ा कंसर्न बन के बैठा है। और बाकी तो जो चीजें मिल रही है मार्केट से कि जो आउटफ्लो है, अब जितना ज्यादा ये होगा उतना ही ज्यादा, अभी 2026 में एक सवाल था कि 2026 में आउटफ्लो कैसा रहेगा एफआईआईज का, तो ये नवंबर में ही पूछा गया था। सो एक स्टेटमेंट था कि अभी भी 2026 भी एफआईआईज पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी एक निकासी वाला ही साल बना रहने वाला है। तो बहुत जरूरी है कि हमारी मार्केट में जो म्यूचुअल फंड सिप्स आते हैं उनका सपोर्ट बना रहे और मार्केट में एक ओवरऑल आउटलुक जो है पॉजिटिव है। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो हम ध्यान में रख सकते हैं ट्रेडिंग के हिसाब से, कि अगर आज के दिन में देखिए हमको निफ्टी 26,010 26,000 इस रेंज के आसपास मिले तो यहाँ से डेफिनेटली एक कॉल ट्रेड बनता है, जिसमें कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 25,940 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 26,100 और 26,160 रुपए के टारगेट को और प्राइस को चेज किया जा सकता है निफ्टी इंडेक्स में। सेलिंग का ट्रेड आज इंट्राडे में तब तक ना करें जब तक आपको 26,250 के ऊपर निफ्टी मिले ना किसी भी रीजन से। तो जब 26,250 के ऊपर ही सेलिंग का ट्रेड बनेगा, अदरवाइज अगर आज 26,000 पर मिल रहा है तो वहां से एक सेल बाय का ट्रेड बनता है। ठीक है, 26,250 को यहाँ पे एक ट्रेड इस हिसाब से, जब तक वहाँ से नहीं जाता तब तक सेलिंग का ट्रेड, और यहाँ पर जो है 26,010 जो है यहाँ पे कॉल का ट्रेड। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखिए, मैम ने क्लैरिटी दी। अब मैं आपसे ही समझना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये इसको हम लोग मान के चलें कि ये सेक्टोरल चर्निंग हो रही है अभी यहाँ पर, क्योंकि एक दिन जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आईटी का सपोर्ट मिलता है, अगले दिन मुनाफा वसूली हो जाती है, एक दिन बैंकिंग का मिलता है, फिर मुनाफा वसूली हो जाती है। क्या यहाँ पर जो है विश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है बाजार में? क्योंकि जो आप बात कहते हैं वो बात फैक्ट है यहाँ पे कि बाजार को अनसर्टेनिटी पसंद आती ही नहीं, और वो स्थिति दिख रही है यहाँ पर। आपका क्या मानना है? सरासर मतलब रियल बेस पर आपको यही दिख रहा है कि जिस सेक्टर में थोड़ा सा भी टेक्निकल बोलिए या फिर जहां से थोड़े से भी सेंटीमेंट अगर ठीक ठाक लग रहे हैं, नंबर ठीक आ रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली टेक्निकल को छोड़िए, जहां पर अंडर वैल्यू ब्रॉडर मार्केट के बेस पर जहां पर भी थोड़ा सा भी मौका मिल रहा है वहां पर ट्रेड हो रही है, और इसी को सेक्टर रोटेशन बोलते हैं कि जहां पर थोड़ा सा बना, क्योंकि अभी अभी हमने एक बात बोली है कि हमारी मार्केट में ज्यादा पैसा अभी पिछले पूरे 2 सालों में डायरेक्ट डीआईआईज का यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स का बहुत लगा है। तो बहुत आसानी से जो नए जो एआईएक्स आए तो मार्केट को नए इंस्ट्रूमेंट्स मिले, अब ट्रेड हो रहा है। सिंपल भाषा में जिस सेक्टर में थोड़ा सा मौका मिल रहा है वहां पर ट्रेड हो जा रहा है, एंड उसके बाद में जो चर्निंग जिसको आपने बोला इसको सेक्टर रोटेशन भी बोलते हैं, तो वहां पर थोड़ा थोड़ा जो है फंड्स का इस तरह से रोटेशन दिख रहा है। एंड जो जो चल रहा है आप भी उसी में चलें तो आपको एक अच्छा खासा गेन मिल सकता है। इसीलिए सेक्टर्स पे फोकस रहिए। आपने 2 हफ्ते पहले ही बात भी उठाई थी कि कैसे करें, तो पहले सेक्टर चूज करिए, सेक्टर्स में स्टॉक देखिए, तो जैसे चल रहा है आप भी उसी दिशा में चले। ओवरऑल अगर आप इंडेक्स लेवल पर ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेते हैं तब यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड अटेंटिव एक्चुअली। सेक्टर के हिसाब से तो फिर मैम क्या आपको कौन सा सेक्टर पसंद आ रहा है अभी? अभी भी देखिए आईटी, फार्मा, एनर्जी, ये 3 सेक्टर्स तो ऐसे हैं जो अभी भी ठीक ठाक लग रहे हैं, एंड 2 सेक्टर्स और है, एक सेकेंड। जी,
बाकी फिलहाल आईटी, फार्मा एंड एफएमसीजी, ये जो सेक्टर्स हैं, इसमें एक एनबीएफसी एंड मेटल्स अभी भी ठीक ठाक ही चलेंगे। तो जी टोटल 6 सेक्टर्स है जिन पे हम ध्यान रख सकते हैं। प्रायोरिटी अगर देखना है तो एनर्जी पर ज्यादा रखेंगे एंड मेटल्स पर ज्यादा रख सकते हैं। तो ठीक। एनबीएफसी, मेटल, आईटी एंड मीडिया, फार्मा, एनर्जी, ये ऐसे सेक्टर्स है जो कि अगले कुछ क्वार्टर्स में परफॉर्मिंग रहेंगे, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये ब्रॉडर मार्केट को बीट करते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, कल आईटी और फार्मा का काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ दिखा, और खासतौर पे फार्मा के जो छोटे स्टॉक्स थे उन्होंने काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट किया है। अब मैम, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल, और आज जो स्टॉक्स हैं उस पर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे, बहुत सारी खबरें ऐसी हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं मैम। परसों जो हमने देखा रिलायंस की खूब पिटाई हुई, 5% से ज़्यादा स्टॉक टूटा, खबरें आई कि वहाँ से 3 वेसल आ रहे हैं जामनगर रिफाइनरी में रशिया की तरफ से, इस खबर का खंडन भी आ गया, तमाम चीज़ें हो गई। ठीक है, वहाँ पे जो थोड़ा सा निवेशकों ने जो है वो ओवर रिएक्ट किया है, फिर रिएक्ट किया, वो बात ठीक है, लेकिन कल मैम कायदे से जब खंडन हो चुका था, स्टॉक को रिकवर होना चाहिए था, लेकिन स्टॉक रिकवर नहीं हुआ। अब इसके पीछे की आपको क्या वजह दिख रही है? इसके पीछे की वजह ढूंढने से कई बार, देखिए सिंपल से एक बात मैं बोलना, समझाना या बोलना चाहती हूँ। जो आपकी चाल से, जनरली जो आपका एक नेचर है, अगर आप उससे कुछ अलग चलते हैं ना, देन पीपल डू ऑब्जर्व इट, एंड एक पेरेंट्स के तौर पर लीजिए उसको। मतलब अगर आप एक बच्चे हैं और आप कुछ अलग तरीके की चाल चल रहे हैं, तो पापा, मतलब पेरेंट्स इन जनरल, आपको करेक्ट करते हैं इन देयर ओन वेज। सिमिलरली अगर आपका कोई स्टॉक भी एक एबनॉर्मल मूवमेंट में चल रहा है, जो उसका रेगुलर नेचर नहीं है, जैसे कि रिलायंस निफ्टी जैसा चलता है, लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले, मतलब थोड़े से समय में, देखिए समझाना, समझना और समझाना भी जरूरी है। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक रिलायंस ने 16% का रिटर्न दिया, जो कि पूरे साल भर में देता है। तो ऐसी जगह पर, मतलब इट्स एन एबनॉर्मल मूवमेंट फॉर रिलायंस काइंड ऑफ स्टॉक्स। तो ऐसी जगह पर कुछ ना कुछ न्यूज आ जाती है। अब क्योंकि वो ओवर वैल्यूड था, क्योंकि वो उसकी रेगुलर चाल नहीं है। अब अगर स्टॉक को चलना है तो इसको एक रेगुलर, एक अच्छे प्राइस पर आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी आना, ये रहता है हर चीज, मतलब कहीं ऐसे लेवल पर जब आप पहुंच जाते हैं तो न्यूज आ जाती है। अब बन जाती है मैं नहीं बोल रही हूँ, बट न्यूज आ जाती है। अब रही बात कि ऐसा हो क्यों रहा है, उसके खंडन के बाद तो ये रिकवर हो जाना चाहिए था। तो वही है कि इसकी रेगुलर चाल नहीं है, अभी इसमें थोड़ा सा और मौका है, जिसकी वजह से पॉसिबल है कि हमको 1450 और 60 के आसपास ये मिले, तो वहां पर एंट्री बना सकते हैं। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज चल रहा है ट्रेड डील्स को लेकर के। देखिए इंडिया में जो क्रूड आता है उसको रिफाइन कर कौन रहा है? मेजोरिटी इज गोइंग थ्रू द रिलायंस। उसको अगर थोड़ा सा भी सप्लाई में डिसरप्शन या कॉस्ट में अगर इंक्रीमेंट होता है, चाहे वो जैसे कि प्रेसिडेंट यूएस बोल रहे हैं कि आपको यूएस से ऑयल नहीं लेना है, वो सिंपल यही बोल रहे हैं, मुझसे भी लो, ऐसा नहीं बोल रहे, डोंट बाय फ्रॉम रशिया, बाय फ्रॉम अस, उनका ये स्टेटमेंट है। तो अगर ऐसा होता है तो इनके जो मार्जिन है, मार्जिन पर इंपैक्ट पड़ेगा। एंड जैसे जैसे हम लोग ट्रेड टैरिफ के नजदीक, डील्स के नजदीक जा रहे हैं, तो वो जो एक गेसिंग है वो प्राइस में दिख रही है कि अगर ऐसा हुआ, अगर हमको यूएस से कुछ परसेंटेज ऑफ क्रूड खरीदना पड़ा, तो इनके मार्जिन पर इंपैक्ट पड़ेगा। एंड सिमिलरली अगर रशिया भी अपने ऑयल को, जो कि बात भी चल रही है थोड़ा बहुत कि उसमें फेयर प्राइस पर नहीं मिल रहा है, बहुत सस्ते में आ रहा है, तो उसका भी असर मार्जिन्स को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न है। और बाकी रही बात प्राइस की, तो 1450-60 के आसपास आएगा, वहां पर एंट्री बना सकते हैं। 1-2 दिन का समय और देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारे घटनाक्रम है, सीएलएससी की तरफ से इसको अपने टॉप पिक से हटाया गया, और इसके साथ ही जो मार्जिन की बात कर रही थी मैम, बिल्कुल यहाँ पर जो होता है सस्ते क्रूड पर खरीदारी के बाद आप यहाँ पर देखिए बहुत फ़र्क पड़ता है मार्जिन के ऊपर। और अब तो डोनाल्ड ट्रम्प ने भी बोल दिया है कि अब हम लोग बेचना शुरू कर देंगे यहाँ पर, तो उसका असर भी जो वेनेजुएला में जो क्रूड है उसका चीज़ें देखेंगे। रिलायंस की तरफ से भी यहाँ पे है बहुत सारी चीज़ें। मैम आगे बढ़ना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे अब टाटा स्टील की बात करते हैं, क्योंकि आज जो है इस पर मार्केट खुलने के बाद स्टॉक जो है वो रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। खबर बेसिकली यहाँ पर हाँ मैम प्लीज़ बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, जस्ट एक चीज और, रिलायंस इंडस्ट्रीज का आज भी 50% रेवेन्यू ऑयल सेगमेंट से, क्रूड ऑयल सेगमेंट से आता है, तो ये बड़ा चंक है, इसलिए रिएक्ट कर रहा है अभी भी। बिल्कुल मैम, और बड़ा बिजनेस इनका ऑयल टू केमिकल और ऑयल टू गैस ही है यहाँ पर। और पिछले कई क्वार्टर्स में यहाँ पे दबाव दिख रहा था, लेकिन क्वार्टर 2 में जो नंबर आए वो काफ़ी बेहतर आए,
और उसके बाद जो है वो स्थिति यहाँ पर जो है एक परफॉर्मेंस के तौर पे भी दिखी है। अब मैम टाटा स्टील की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है प्रोडक्शन जो एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, उसके उन्होंने कंपनी की तरफ से रिपोर्ट जारी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर जो कंपनी की तरफ से बताया गया क्रूड स्टील जो प्रोडक्शन है वो 12% जो बढ़कर 6.34 मिलियन टन पहुँचता हुआ दिखा है। दूसरी तिमाही की बात करें यहाँ पर, तो वहाँ पे उस समय उत्पादन जो था वो 5.65 मिलियन टन यहाँ पर जो स्थिति देखने को मिल रही थी। अब तक का सबसे अच्छा तिमाही क्वार्टर जो है यहाँ पर प्रदर्शन कंपनी का दिख रहा है, जो कि आंकड़े साफ तौर पे कह रहे हैं। अब आपका क्या मानना है मैम टाटा स्टील को लेकर? और हमारे एक दर्शक है धर्मेंद्र सिंह साहब, उनका भी ये सवाल यही है कि मेरे पास टाटा स्टील के 50 शेयर्स हैं, इनका करीब करीब 180 के भाव पर है, अभी 183 के भाव पर स्टॉक है। कह रहे हैं क्या करें, सेल करें, होल्ड करें, क्या करना चाहिए? ओके पहले तो मैं इनको ये बोलूंगी कि आप हमारे बोनस के शोज को रेगुलरली देखा करो, क्योंकि टाटा स्टील मुझे याद है हमने 170 पर और 168 पर इस रेंज में 27 नवंबर को बाय रिकमेंडेशन दिया था, और वहां से 81-85 का टारगेट था जो हो गया। तो अगर आपने वो शो देखा होता तो शायद आपको एक अच्छी एंट्री तभी मिल चुकी होती। सो आई वुड से कि आप शोज को रेगुलरली और ध्यान से देखिए। अब ये मुझे इसलिए कहना पड़ा है क्योंकि 180 का जो आपका एंट्री है ना, थोड़ा सा एक्सपेंसिव एंट्री है। अगर किसी को दोबारा एंट्री बनानी भी है, सो आइडियल प्राइस जो होना चाहिए दैट शुड बी 175 टू 178। अगर आप 190 से लेकर के 210 के टारगेट्स को चेज करना चाहते हैं, सो सिंपली अब क्योंकि आपकी एंट्री 180 के आसपास, 182 बोला आई थी इन्होंने, तो अब क्योंकि आपकी एंट्री वहां पर हो गई है तो आपको एक स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रख लेना चाहिए, दैट इज 170। 170 का स्टॉप लॉस ध्यान में रख के आपको टाटा स्टील अगले 1 या 2 4 जब भी आपको मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर अगर आपको 175 से 178 की रेंज में मिले तो थोड़ा सा एडिशन जरूर कर लीजिए ताकि आपका एवरेज प्राइस जो है वो बेटर बन जाए, और आपको 190 से 200 रुपए के टारगेट के लिए आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 170। ठीक है, यहाँ पे मैम ने पूरी अच्छे से आपको क्लैरिटी दे दी है यहाँ पर, और अब आपके हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। मैम यहाँ पे एंजल वन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है, दर्शकों को जानना भी चाहिए। यहाँ पे कंपनी जो है वो स्टॉक स्प्लिट करने का प्रस्ताव विचार लेकर आ रही है। यहाँ पे 15 जनवरी को बोर्ड की बैठक होने जा रही है। 10 रुपये के फेस वैल्यू वाली इक्विटी शेयरों में स्टॉक स्प्लिट पर यहाँ पे चर्चा होगी, और हम सब जानते हैं जो नियम होते हैं यहाँ पे, जैसे ही शेयरधारकों की मंजूरी मिलेगी तो जो चीज़ें वो आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। रेगुलेटरी मंजूरी पर भी चीज़ें यहाँ पर निर्भर होती हैं। मैम आपके हिसाब से यहाँ पे एंजल वन के ऊपर अभी यहाँ पर जो है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसका कोई फाइनेंशियली कोई ऐसा असर नहीं पड़ता है, कंपनी का जो प्राइस है उस हिसाब से वैल्यू के हिसाब से वो वही रहता है। यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। यहाँ पे आप कैसे देख रहे हैं एंजल वन को, और क्या ये मौका रहेगा अभी स्प्लिट से पहले खरीदारी करने का? यस करी देखिए, स्प्लिट्स का कोई खास असर पड़ने वाला है नहीं, आपके इंटरेस्ट पर कोई पहलू नहीं, फर्क नहीं पड़ता उसका। इट जस्ट कि आपको लिक्विडिटी इंक्रीज करनी है, और जब ऐसा होता है तो अमूमन स्टॉक्स जो है ठीक ठाक ही परफॉर्म करते हैं। रिलायंस तक करता है ये काम, तो ये तो एंजल वन है। 2470 पर है, खरीद सकते हैं। जब ये स्प्लिट होगा भी तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। और जब आप एक एंट्री बना रहे हो तो आपको 2 चीजों का ध्यान में रखना है, आपका व्यू कितना है। अगर आप एक सिर्फ ट्रेड वाला व्यू लेकर के चल रहे हैं तो 2000 अगर इस स्प्लिट के बाद में आप उसको डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिएगा तो आपका जो टारगेट होगा वो 2600 से लेकर के लगभग 2750 के आपके स्विंग ट्रेड के टारगेट्स होंगे, जिसमें कि आपका स्टॉप लॉस आप 2250 का मेंटेन करके चल सकते हैं। तो ये एक मूवमेंट है जिसको आप चाहें तो एनकैश कर सकते हैं। हाउएवर अगर एक चीज और ध्यान में रखिए कि बाय चांस 2250 का अगर एसएल ट्रिगर्ड हो जाए तो फ्रेश एंट्री या फिर री एंट्री इन द सेम स्टॉक लगभग आपको 2000 पर ही करनी चाहिए, उससे पहले नहीं। सो इट्स अ स्विंग ट्रेड, आप कर सकते हैं, ट्राई करना चाहिए। अभी टेक्निकल भी ठीक ठाक है, और ये एक जब न्यूज में आता है इस तरह का तो ये एक अच्छा मूवमेंट क्रिएट कर देता है। जी ठीक है। और मैम एक सवाल मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि कल हमने अपने दर्शकों को मार्केट खुलने से पहले बताया था कि भाई मीशो में यहाँ पर जो है आप देखेंगे बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो जो लॉक इन जो है पीरियड उनका ख़त्म हो रहा है, और कल काफ़ी ज़्यादा हमने देखा स्टॉक में पिटाई, लोअर सर्किट लगता हुआ दिखा। आज हम लोग क्रिजेक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि क्रिजेक जो है B2B यहाँ पे एजुकेशन प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, और यहाँ पे भी यही स्थिति देखने को मिल रही है यहाँ पर कि आज जो है लॉक इन पीरियड जो है इसका ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर करीब यहाँ पर 10 करोड़ शेयर्स जो हैं, नियरली 60% ऑफ द कंपनी टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो है एलिजिबल हो जाएंगे ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे। मैम आपका क्या मानना है यहाँ पे,
क्या सलाह रहेगी? क्योंकि कल तो निवेशकों को मौका मिला नहीं, यहाँ पे लोअर सर्किट लग गया था। मीशो की बात करें यहाँ पर, अब क्रिजैक में भी क्या स्थिति देखने को मिल सकती है? यहाँ पे क्या करना चाहिए? क्रेजेक अभी 275 पर चल रहा है, वही ना? जी। ओके। तो स्थिति के मामले में तो देखिए दोनों में फर्क है। तो प्राइस को अगर आप देखेंगे तो दोनों के बिजनेस मतलब प्राइस में थोड़ा सा जो है वो चेंजेस है, फर्क है थोड़ा सा। वो फर्क ये है कि मीशो अभी बिल्कुल जो इसको आना चाहिए 130 135 की रेंज में अभी तक आया नहीं है, येट टू कम। तो वही बात अगर हम प्राइजेक में देखें तो ये ऑलरेडी अपने 350 के भाव से लगभग 250 तक आ गया है। क्वेश्चन यहाँ पर अब ये बन रहा है कि क्या इस गिरे हुए प्राइस पर 275 के प्राइस पर भी खरीद ले या नहीं। तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज आपको ये लगभग 250 55 फिर से दिखेगा। वहां पर अगर आपको एक स्विंग ट्रेड अटेम्प्ट करना है, इट्स नॉट अ पोर्टफोलियो स्टॉक टू मी, अगर आपको एक स्विंग ट्रेड अटेम्प्ट करना है तो वहां पर आप जरूर कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको जो टारगेट लगभग 270 और 285 तक देख सकते हैं। तो ये एक स्विंग ट्रेड की मायने से आप इसको देखो 240 का स्टॉप लॉस। लेकिन जब कभी भी एक स्टेटमेंट जरूर है कि जब कभी भी न्यूली लिस्टेड कंपनीज में से आईपीओ लॉकिंग होती है, लॉकिंग पीरियड खत्म होता है, तो उस समय अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत कम है या फिर आप उतना रिस्क नहीं ले सकते, तो ऐसे स्टॉक से थोड़े दिन के लिए दूरी बनाने में कोई बुराई नहीं होती, बल्कि भलाई होती है। क्योंकि आप अपने स्टॉक पैसे को थोड़ा सा प्रिजर्व कर लेते हो, कैपिटल प्रोटेक्शन कर लेते हो। अमूमन ऐसा देखा गया है कि जब भी लॉकिंग पीरियड निकलता है, स्टॉक्स में बहुत अच्छी खासी गिरावट कंटिन्यू होती है। तो वो चीज यहाँ पर हो सकती है, इसीलिए 150 155 250 255 की तैयारी में रहिए। ठीक है मैम, ये आपने क्लैरिटी दे दी। मैम एक दर्शक का सवाल लेते हैं, अरविंद चौहान साहब का। ये कह रहे हैं कि निफ्टी की जो पुट है इन्होंने 26,000 की 43 के भाव पे बाइंग कर रखी है, क्या करना चाहिए? इनको अभी होल्ड करना चाहिए? आज की होगी जी, मुझे लग रहा है यही मतलब इसी मंथ की होगी। हाँ। आई मीन ओके, इसी वीक की होगी फॉर दैट एक्चुअली। मेरे ख्याल से ये ठीक है, जो है एक इन्होंने बार हाँ नहीं सही, ठीक है मैम। हाँ जी, थोड़े आज के लिए आप एक बार देख सकते हैं, एक्चुअली 2 दिन के लिए फ्राइडे तक भी आप देख सकते हैं एक बार। लाइकली है कि देखिए आपका पैसा लेकिन उसमें तब बनेगा जब ये 26,000 के नीचे यानी 25,900 25,800 तक जाए, देन यू विल मेक सम गुड मनी। बट 26,000 के नीचे इस हफ्ते की क्लोजिंग मतलब फ्राइडे तक की क्लोजिंग आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। और आपकी कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सपायरी होगी वो वीकली होगी, जो अगले ट्यूसडे तक की है। तो एक बार के लिए आप इसको रख जरूर सकते हैं, लेकिन मंडे से पहले ध्यान से समझें कि अगर मंडे से पहले आपको क्लोजिंग 26,000 के नीचे नहीं मिल रही है, देन यू शुडंट वेट फॉर द ट्यूसडे। तो अभी आपका जो भी है एक स्टॉप लॉस मैं बता देती हूँ, 26,250 ऑन स्पॉट चार्ट शुड बी द स्टॉप लॉस टू प्लान एन एग्जिट। कि रखें या नहीं रखें, क्योंकि इसके ऊपर क्लोज हो रहा है, इसका मतलब ऊपर जाएगा थोड़ा सा और आपका पैसा बनेगा 25,900 के नीचे ही। जी, और 10 लॉट ले रखे मैम, कवर अप करना चाहिए पोजीशन को, नहीं करना चाहिए इनको? नहीं एडिशन मत करिए। अगर आप चाहते हैं तो आपकी बाइंग कब की है, ऑप्शंस में एक्चुअली बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स अगर आप देंगे ना हाँ, तो और क्लैरिटी मिलती है। वही मैं इनके क्वेश्चंस का जो, क्योंकि कई जगह इन्होंने डाला हुआ था, तो वही मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस पर क्लैरिटी है नहीं, उन्होंने वही क्वेश्चन को रिपीट कर रखा है कई जगह पर। तो ये चीज़ है। चलिए ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक स्टॉक है, हम सब जानते हैं यहाँ पे जो नमिता थापर हैं, शार्क टैंक की जो जज यहाँ पे रही हैं, उनकी बैक्ड कंपनी है एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स। शेयरों में शानदार तेज़ी कल देखने को मिली और नए हाई बनाते हुए दिखे ये जो स्टॉक है, 52 वीक हाई पे पहुँचते हुए दिखे। मैम आपका क्या मानना है यहाँ पर, क्या अब यहाँ पे मुनाफा वसूली करनी चाहिए? पिछले 5 दिनों में 12% से ज़्यादा जो है वो स्टॉक चढ़ते हुए दिखे। आपका क्या मानना है यहाँ पर? 6 महीने में भी अच्छी बढ़त दिखाई है स्टॉक ने। तो देखिए एमक्योर फार्मा को आपको सिर्फ ट्रेड करना है, सो यू कैन बुक योर प्रॉफिट, क्योंकि हो सकता है मतलब चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये 1470 के आसपास आए, यानी 50 से 60 पॉइंट और नीचे आ सकता है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगले 3 महीने से 6 महीने का आउटलुक क्या है, तो अभी ये जो 1527 पर चलने वाला स्टॉक है, अगर आपको 1470 के आसपास मिले तो खरीदना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो टारगेट बन जाएंगे आगे 3 से 6 महीने के आउटलुक में, वो 1700 से लेकर के 1800 के टारगेट तो आराम से बन जाएंगे। और इसमें जो स्टॉप लॉस है, हर चीज स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है, 1350 का स्टॉप लॉस इज मैनेजेबल एंड गुड रिस्क रिवॉर्ड टू ट्रेड एमक्योर फार्मा एट करंट प्राइस, आई मीन 1470 वाले प्राइस पर। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लेंगे तो आपको 50-60 पॉइंट और सस्ता मिल जाएगा, तब वहां पर फ्रेश एंट्री बनाने की कोशिश करिए। आउटलुक जो है वो पॉजिटिव है, स्टॉप लॉस भी छोटा है।
ठीक है। अच्छा मैम, एक दर्शक का भी सवाल है अर्जुन जी का, इटर्नल के ऊपर इन्होंने 120 शेयर्स ले रखे हैं, भाव 324 के ऊपर, 6 महीने का टारगेट है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ मैम, क्योंकि अभी मैं सीएलएससी की बात कर रहा था, टॉप पिक से उन्होंने रिलायंस को हटाया और ऐड किया है इटर्नल को। मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूँ कि इटर्नल को लेके जो है कुछ जो ब्रोकरेज हैं काफ़ी पिछले कुछ समय में बुलिश साउंड हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है इसके पीछे की वजह? और जो अनुज जी की भी लेवल है, एक बार ये अर्जुन जी के भी लेवल है, वो भी एक बार बता दीजिए। हम 6 महीने का नजरिया लेके चल रहे हैं। इन्होंने ये बाइंग कितने की ली थी वैसे? मैम इन्होंने जो है 324 के भाव पर खरीदारी कर रखी है। ओके, तो 6 महीने की नजरिए से तो आप होल्ड करके रख लीजिए, स्टॉप लॉस 250 का मेंटेन करिए। आपको 6 महीने का टारगेट आप समझ लीजिए कि 340 से 380 तक आ सकते हैं, स्टॉप लॉस 250 का। अब जो इसमें से पहला ट्रिगर हो उसकी रेस्पेक्ट जरूर कर लीजिएगा। अब आप पे एक और सवाल है कि इसमें ऐसा क्यों? देखिए, रेटिंग्स तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप एक डेटा पर नजर जरूर डालिएगा कि जो एफआईआईज हैं, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जोमेटो यानी इटर्नल में से 13.71% से स्टेक घटाया है। तो आप इंटेंशंस को समझो, और जो कहा जा रहा है उसके साथ साथ जो कथनी और करने में डिफरेंस तो नहीं है, तो वो चीज को हमेशा हमको देखना जरूर चाहिए। तो फिलहाल इस कंपनी में आपको सिर्फ ट्रेड ही करना चाहिए। इट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट अबाउट जोमेटो। जोमेटो में तो मेरा आउटलुक यही है कि आप भी ट्रेड कर लो जितना आपको मौका मिले, लेकिन इन्वेस्टमेंट मत करिए। तो दैट्स द व्यू, क्योंकि अगर इतना ही स्ट्रांग होता तो एफआईआईस इसमें से इतना स्टीप एग्जिट नहीं बनाते थे। ठीक है मैम, एक हमारे दर्शक हैं एनएमडीसी के ऊपर जानकारी जानना चाह रहे हैं। मुझे याद है कि 80 के आसपास इस पर ब्रेकआउट आया था मैम, और उसके बाद ये 86 के लेवल पे जाता हुआ दिखा था। अभी 86, हाँ 86 के आसपास ही है मैम। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ मैम कि क्या अब इसमें किस तरीके की पोजीशन रखनी चाहिए यहाँ पर? अभी भी आपको अपसाइड दिख रहा है इसमें, और आज इंटरडे में खास तौर पे? यस, एंड आपने हाईलाइट किया उस चीज को, थैंक यू। 80 पर भी ब्रेकआउट था, लेकिन आपके शो में ही बोनस के व्यूअर्स को इसमें एंट्री मिली है 75 पर। इट वाज अ वेरी गुड एंट्री। यस, एंड जो टारगेट दिए गए थे यहाँ पर 85 का पहला टारगेट था, एंड इट वर्क वेरी वेरी वेल। तो इट्स आई मीन आप एक अच्छे प्रॉफिट पर है, और अगर आप लोग उस ट्रेड में हो तो आप लगभग 13-14% के गेन पर थे 85 यानी फर्स्ट टारगेट पर। तो ये तो एक शॉर्ट टर्म का टारगेट था जो बोला था कि विद इन अ मंथ काइंड ऑफ ट्रिगर हो जाएगा, हो भी गया। बट व्हाट नेक्स्ट? अब यहाँ से आगे का व्यू जो है अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि इंडस्ट्री को लेकर के देखिए, किसी भी स्टॉक में रहना है या नहीं रहना है, आपको इंडस्ट्री एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस जरूर करना होता है। अब जैसे कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि माइनिंग इंडस्ट्री पर मेटल्स आते कैसे? माइनिंग से आते हैं ना। तो माइनिंग इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। जितना इजीली, व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, जितना इजीली लाइसेंस अब मिल रहे हैं उससे पहले ऐसे लाइसेंस नहीं मिलते थे। दिस इज अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर माइनिंग इन्वेस्टर्स। तो अगर आप माइनिंग वाले स्टॉक्स में हो, बने रहो। और इसमें रही बात फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोजर इस बार कम रखना पड़ेगा, बिकॉज ये स्टॉक थोड़ा अच्छा चल चुका है। फर्दर जो इसमें टारगेट है 90 रुपी, यानी सेकंड टारगेट जो दिया गया था, उसके लिए आप आराम से वेट कर सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सपोजर आधा करना ज्यादा सजेस्टेड है, क्योंकि स्टॉक में अभी रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि जो सपोर्ट है वो काफी दूर बनता है अभी, जो स्टॉप लॉस लेवल है। तो फ्रेश एंट्री अगर आप बना रहे हैं तो 78 शुड बी द स्टॉप लॉस, जिसके अगेंस्ट में जो पहला ही टारगेट है वो 90 है। तो यू कैन ट्रीट इट एज अ ट्रेड ऑल्सो, लेकिन एक्सपोजर शुड बी लिमिटेड। रही बात 90 के बाद, क्या 90 के बाद नहीं जाएगा? क्या नहीं जा सकता है। 100 तक की इसकी कोशिश रहेगी कि आपको 98 100 तक, ये सेकंड थर्ड टारगेट यानी सेकंड टारगेट जो आज बनाएंगे उनके लिए जा सकता है। तो एनएमडीसी आउटलुक स्टिल पॉजिटिव, माइनिंग इंडस्ट्री में आउटलुक स्टिल पॉजिटिव। एक और स्टॉक है माइनिंग का, ओडिशा माइन, उसको भी अगर आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। ओडिशा माइन अच्छा खासा भी है, चला नहीं है अभी जैसे आपका एनएमडीसी चल गया है। तो 5000 के आसपास है वो अभी, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा मैम, आपको कौन से स्टॉक्स जो है आपके रडार पे रहेंगे यहाँ पर इस हफ्ते के लिहाज से, यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से, जहाँ पर निवेशकों को के लिए नज़र देखनी चाहिए यहाँ पर? ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग हर्षी। एक तो टाटा, मैं स्टॉक्स के नाम बता देती हूँ, अगर समय रहेगा तो लेवल्स बता देंगे। एक तो टाटा कैम है जो कल भी डिस्कस किया था, और आज भी, मतलब कल और आज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत अभी जगह ही है, इसमें कुछ नहीं हुआ इसमें अभी तक। तो टाटा कैम आज को अगर हमको 780 के आसपास मिलता है तो
बायबल, जिसमें कि आराम से हमको 810 से लेकर के 850, 810 से लेकर के 860 और 915 की टारगेट हमको टाटा केमिकल्स में दिख सकते हैं। जबकि जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा है, 725 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके हम इन 3 टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है जेबीएमए, जो कि जेबीएम ऑटो है। आज वो पिछले सेशन में वो लगभग 665 के आसपास क्लोज हुआ। इसी रेंज में 5-6 पॉइंट प्लस माइनस अगर आपको मिल जाए तो खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है, जिसमें कि टारगेट 705 से लेकर के हमको 760 एंड 800 तक मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 600 का मेंटेन करके हम इसमें भी एक अपसाइड की गुंजाइश को देख पाएंगे। एक दूसरा स्टॉक है जो कल सेक्टर चल रहा था, आरबीजे ज्वेलर्स। अगर हम उसको देखें तो आरबीजे ज्वेलर्स अभी पिछले सेशन में 157 के आसपास था। मोस्ट लाइकली आज भी हमको ये 155 से 158 की रेंज में ही दिखेगा मोस्ट लाइकली। तो अगर ये आपको फ्लैट ओपन होते हुए दिखे तो इसमें एक एंट्री के बारे में जरूर सोचा जा सकता है, जिसमें कि 175 से लेकर के 190 एंड 210 यानी 210 ये टारगेट्स मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर 125 का है। परसेंटेज वाइज समझ लीजिए, थोड़ा सा डीप है तो एक्सपोजर को चाहे तो लिमिट कर सकते हैं। तो ये मैम कितने के लिए रहेगा आरबीजेड? ये आपको मान के चले कि 1 से 2 हफ्ते 3 हफ्ते, बस इससे ज्यादा नहीं। उतने में ये मूवमेंट, हाई बीटा स्टॉक्स है तो इतने में ये मूवमेंट हो जानी चाहिए। एक स्टॉक और है टाटा टेक, बट करंट प्राइस पर देख सकते हैं स्विंग के हिसाब से। जी कल तो तमाम टेक स्टॉक्स जो हैं जिसके पीछे टेक लगा था सारे भागते हुए नजर आए यहाँ पर और एक अच्छी तेजी बनती हुई यहाँ पर दिखी। अच्छा मैम, जिस तरीके से इकोनॉमी के नंबर्स आ रहे हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़े यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, अब आपने क्योंकि हम लोग देखें पॉलिसी के आधार पे भी गवर्नमेंट जो है बैक टू बैक चीज़ें जो है वो बढ़ाती हुई दिख रही है यहाँ पर। अब बिडिंग को लेकर भी देखिए दूसरे देशों में बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बन रही है कि आके अब वो भारत में बिडिंग कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है, बैक न्यूक्लियर बिल भी पास होता देखा, तो इस तरह की चीज़ें हो रही है मैम। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा स्टॉक जो इन सबसे जुड़ा हुआ है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर हम Naukri.com की बात कर रहा हूँ, इन्फो एज की, आपका क्या मानना है यहाँ पर? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जो अर्थव्यवस्था की गति बढ़ रही है आगे, नई चीज़ें पर सरकार की तरफ से जो पॉलिसीज जो हैं वो उसके जो आयाम है और खुलते हुए दिख रहे हैं, इसका फायदा स्टॉक को मिलेगा यहाँ पर? Naukri.com इज ऑल टुगेदर इज समथिंग जो कि आपके लिए मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि जितनी आपकी जनता है और जो काम करना चाहती है और जितने आपके एम्प्लॉयर्स हैं जो काम देना चाहते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है ये। तो यस, Naukri.com इज काइंड ऑफ अ सदाबहार स्टॉक। आप उसको मतलब जैसे होता है ना पोर्टफोलियो में रखें कि नहीं रखें, कुछ स्टॉक्स में बोलते हो कि ये पोर्टफोलियो लायक नहीं है, जैसे जोमेटो को बोल दिया था। तो Naukri.com के लिए मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो लायक स्टॉक है। अब इसीलिए ये वर्ड स्टेटमेंट देना पड़ रहा है कि पोर्टफोलियो लायक है, क्योंकि अगर आप ट्रेड करने आज की डेट में इसमें जाओगे सो यू माइट गेट मिस्टेकन। सो एक सिंपल से इसमें थंब रूल रखें कि ये स्टॉक जब अपने, इसका नेचर ही वैसा है कि अगर आप इसको आज खरीद रहे हैं तो इसको बहुत सावधानी से ट्रेड करना। अगर ट्रेड करना है तो पहले ट्रेड समझ लेते हैं, इन्वेस्टमेंट के लेवल्स में थोड़ी फिर से बताऊंगी। तो अगर आप इसको हम 1300 से 1360 की रेंज में इफ वी आर बाइंग इट, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ मिनिमम टारगेट ऑफ 1450 टू 1520। ये इसके ट्रेड के टारगेट्स है। स्टॉप लॉस जो हम इसे मेंटेन करेंगे दैट इज 1270। दिस आर द स्टॉप, दिस इज द स्टॉप लॉस फॉर स्विंग ट्रेड। बट अगर मैं इसी को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं और मैं इसको कम से कम 6 महीने से 1.5 साल का समय दे सकती हूँ, देन इट इज वेरी लाइकली कि आपको 1700 से लेकर के वापस 2000 के भाव को क्रॉस कर सकता है। तो ये पोटेंशियल है Naukri.com इस स्टॉक, Naukri.com में, इन्फोटेक में ये पॉसिबिलिटीज है। स्टॉप लॉस बोथ द केसेस आपको उतना ही मेंटेन करना है, 1250, उससे नीचे इन्वेस्टमेंट के लिए भी स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैम, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। यहाँ पे एक दर्शक हैं और ये संध्या जी हैं, ये कह रहे हैं कि शांति ज्वेलरी इंटरनेशनल के बारे में आपका व्यू जानना चाह रहे हैं, क्या करने की सलाह रहेगी? शांति, मैंने ये स्टॉक वैसे शांति गोल्ड इंटरनेशनल मैम, अच्छा स्काई गोल्ड जी 220 के नहीं मैम, स्काई गोल्ड नहीं मैम, 220 के भाव पे शांति गोल्ड इंटरनेशनल। ओके जी, मिल गया है। और इनका आउटलुक कितना बताया इन्होंने? इन्होंने बस ये कहा कि आपका आउटलुक जानना चाहते हैं। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए पहली बात तो कि एक कंपनी में ठीक ठाक ही प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है ना, एक
वो जरूर देखना है। जस्ट गिव मी लिटिल टाइम। जी। यस, तो बस वही चीज कंफर्म करना चाह रही थी कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है या नहीं, क्योंकि जब भी जूल कंपनीज का नाम आता है, सो वहां पर जो प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज है शुड बी रियली हाई, एंड वो है यहाँ पर। तो आने वाले समय में आप एक समझ के चलें कि अगर आपको 200, पिछले सेशन में 220 पर क्लोज हुआ, 210 से 215 की रेंज में मिल जाएगा आज, मोस्ट लाइकली मिल ही रहा है, प्री मार्केट भी दिखा रहा है, तो ये खरीद सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है, टेक्निकल स्टॉप लॉस रखिए विच इज 190, एंड पॉसिबल जो टारगेट आप यहाँ पर रखिए 250 से लेकर के 280 का टारगेट तो आप आराम से समझ के चल सकते हैं। अब अगर आपका आउटलुक और बड़ा है, यानी आप इसको 1 साल का समय और दे सकते हैं, तो भी ट्रेनिंग सजेस्ट करूंगी फर्स्ट टारगेट पर, ताकि जितना भी ये जाए आप उसके साथ चल सकते हैं। फिलहाल स्टॉक ठीक ठाक है, टेक्निकल पिक के बेस पर आपने लिया है, और जो मोमेंटम कल गोल्ड सेक्टर्स में, ज्वेलरी सेक्टर में आया था, इंडस्ट्री में आया था, उसका बेनिफिट इस स्टॉक को थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है, बिकॉज साइज छोटा है, प्रॉफिट ज्यादा अच्छा है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया मैम, महत्वपूर्ण जानकारी देने थैंक के यू लिए सो मैम, और मच। साथ ही डिस्क्लेमर भी प्लीज शेयर कर दीजिए। ऑलराइट, देखिए बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं हर्षी आज भी, एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में ज्यादातर ऐसा रहा है जो स्टॉक्स हमने अपने मेंबर्स को भी रेकमेंड किए हो। हाउएवर मेरे पास कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो आज डिस्कस हुआ है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। जाते जाते मैनकाइंड फार्मा 2300 के टारगेट के लिए दिया था कम से कम 4-5 हफ्ते पहले, तो 2300 का कल उसका टारगेट हो गया है। बट अभी भी अगर आप लोग चाहें तो 50% क्वांटिटी को अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं, इसमें और अपसाइड की पॉसिबिलिटीज है, जिसमें कि 2450 और 2700 के टारगेट मिल जाएंगे। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।